नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, अंतिम चरण में 8 सीटों का चुनावी प्रचार आज खत्म हो गया है और इन 8 सीटों पे कहां-कहां घमासान है, कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं और किन का दांव जो है फंस रहा है। आज हम इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे और इन 8 सीटों के बारे में जानेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद आपको। ये अंतिम चरण के 8 सीटों में कहां-कहां घमासान है, कहां-कहां पेच फंसा हुआ है, कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन हार रहा है, पूरा समीकरण क्या है, थोड़ा बताएं दर्शकों को। देखिए अजय जी, अंतिम चरण के 7वें चरण के मतदान में कुल 8 सीटों पर मतदान हो रहा है जी। और ये 8 सीट एनडीए के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जो 8 सीट है ये एनडीए के कब्जे में था और ये वो सीट है जो बीजेपी के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत सीट मानी जाती है। 8 में कम से कम 7 सीट ऐसी है जहां पे एनडीए के जीतने के पूरा पूरा आसार है। तो अब जब इन 8 सीटों पर मुकाबला है तो इन 8 सीटों को पहले जान लीजिए कि ये 8 सीट कौन कौन से हैं। बिल्कुल। ये 8 सीट है, पहला पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा और काराकाट। तो इन 8 सीटों में से पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम में बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, मतलब कुल 5 जी। और 2 सीट पर जो है जहानाबाद और नालंदा जनता दल यू के प्रत्याशी है और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को जो 1 सीट मिला है, खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में पटना साहिब से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं, पाटलिपुत्रा से आरजेडी की मीसा भारती चुनावी मैदान में है, आरा से जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद चुनावी मैदान में है, भाकपा माले के। बक्सर से आरजेडी के सुधाकर सिंह हैं, सासाराम से जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जी। और फिर यदि जहानाबाद की बात करेंगे तो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, नालंदा से संदीप सौरभ माले के प्रत्याशी हैं और काराकाट से ये भी माले के पक्ष में गया है, राजा राम सिंह चुनावी मैदान में। तो ये पूरा माहौल यदि आप बात करेंगे तो इसमें सीट वाइज हम आएंगे, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। जैसे इस चरण में जो 7वां चरण का चुनाव है, काराकाट से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरकर पूरी तरह से एनडीए की राजनीति को गड़बड़ा दिए हैं। अब कुशवाहा वोटों में खलबली मची हुई है। अब जहां जहां बीजेपी के राजपूत प्रत्याशी हैं वहां पे वो कुशवाहा वोटों का में बिखराव है। बिल्कुल। अब जैसे देखिए कि काराकाट में यदि राजपूत मत उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पड़ेंगे पवन सिंह के चलते, तो आरा में आर के सिंह के लिए राहें मुश्किल हो जाएगी। आरा के कुशवाहा जो है वो वोट नहीं करेंगे, आर के सिंह को वोट नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है जी। ये बातें चल रही है, बहुत तेजी से राजनीति में घूम रहा है। इसके बाद देखिए पवन सिंह के वजह से कई सीटों पर कुशवाहा वोट कट रहा है एनडीए से, तो एनडीए का जो वोट बैंक रहा है कुशवाहा, उस पर असर है इस बात का। अब आइए दूसरा एक मामला है छात्र नेता हर्षराज की हत्या जी, ठीक 7वें चरण के चुनाव के पहले हो गई है। अभी हर्षराज कौन है? हर्षराज भूमिहार जाति के हैं। अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनके लाडले माने जाते हैं, शांभवी चौधरी से करीबी रिश्ता है, मुंहबोला भाई मानती है। जो किशोर कुणाल है उनके पुत्र सयान कुणाल के करीबी था हर्षराज, समस्तीपुर के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, विकास वैभव के भी करीबी था जी। तो इस तरह से देखा जाए तो हर्षराज की जो हत्या हुई है, इससे जो यादव भूमिहार गठजोड़ जो चल रहा था उसको झटका लगा, उसमें झटका लगा है और यदि ये झटका लगेगा तो इसका असर पाटलिपुत्रा और जहानाबाद इन 2 जगहों पे पड़ना तय है। तो एक ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अब जिन 5 सीटों पर बीजेपी इस अंतिम चरण में चुनाव लड़ रही है वो
भाजपा के मजबूत सीट मानी जाती है। इस पर आप देखेंगे तो कई चुनावों से लगातार बीजेपी जीत रही है। तो इस लिहाज से भाजपा का इज्जत दांव पे है, उसे अपनी उपलब्धि को बचा के रखना है। नालंदा और काराकाट, ये नालंदा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है। तो इस लिहाज से ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण सीट है जिस पर चुनाव होने वाले हैं। और यदि एनडीए गठबंधन को 30+ में आना है तो इस 8 सीट में से कम 7 सीट तो उसे जीतना ही पड़ेगा। यदि नहीं जीतेगा तो उसकी संभावनाएं 30+ से कम में हो जाएगी। इसमें राकेश जी एक चीज आता है कि अंतिम चरण में 2 नए समीकरण आपने बताया अभी कि एक भूमिहार और यादव का गठजोड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा इधर राजपूत वर्सेस कुशवाहा, ये गठजोड़ भी कहीं ना कहीं दरार पैदा कर रहा है। तो इसको कैसे नहीं, यादव वर्सेस कुशवाहा का तो समीकरण बन जाएगा यदि पवन सिंह के आने के बाद कुशवाहा वर्ग को ये लगता है कि राजपूत केवल अपनी जाति को देख रहा है। जैसे वो काराकाट में पवन सिंह को यदि मदद करेगा, बक्सर में यदि वो सुधाकर सिंह के पास चला जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और इसीलिए कुशवाहा कह रहा है कि यदि वो जाति देखेंगे तो हम भी जाति देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में 2 ऐसी जातियां हैं जो अपने ही प्रत्याशी को मत करती है। एक उसमें कुशवाहा है और दूसरा राजपूत है, और कुशवाहा और राजपूत के बीच सीधा सीधा लड़ाई इस चुनाव में देखने को मिल रहा है और उसका लाभ जो है वो आरजेडी को मिल रहा है। तो ये मामला है जी। तो यदि आप सीट वाइज बात करते हैं कि इन 8 सीटों का क्या आकलन है, क्या आंकड़ा है, तो सबसे पहले यदि पटना साहिब की बात करते हैं तो पटना साहिब बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत सीट है। बिहार में यदि कोई सबसे ज्यादा बीजेपी का महत्वपूर्ण सीट है, मजबूत सीट है, तो वो पटना साहिब है, जहां से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है और अंशुल अभिजीत कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, भारी नाराजगी है। आप जहां जाइएगा, बात कीजिएगा, लोग रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बोलते हुए दिख जाएंगे। क्षेत्र में आते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, क्षेत्र का काम नहीं करते हैं, मिलना ही मुश्किल है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जब वोट देने की बारी आएगी तो लोग रविशंकर प्रसाद को बड़ी आसानी से वोट देंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी को वोट देना है, उन्हें मोदी को वोट देना है। जो इनके विरोधी हैं, जो समीकरण इनके विरोध में जाता है, वो अंशुल अभिजीत के पास जाएगा। लेकिन पिछले 4, 5, 6 चुनावों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पटना साहिब से बड़े आसानी से और बड़े अंतर से बीजेपी चुनाव जीतता रहा है। अब आइए पाटलिपुत्रा की बात करते हैं। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यहाँ से मीसा भारती आरजेडी की प्रत्याशी। मीसा भारती लालू यादव की पुत्री हैं। आप जानते हैं रामकृपाल यादव यहाँ से मीसा भारती को पिछले बार भी चुनावी मैदान में हराए थे, उससे पहले भी वो पराजित कर चुके हैं। 9 के चुनाव में रंजन प्रसाद यादव जदयू के प्रत्याशी थे, वो लालू यादव को इस सीट पर हरा चुके हैं। यानी कि पिता और पुत्री इस सीट पर लगातार जब से ये गठन हुआ है हारते रहे हैं और इस सीट से जनता दल यू और बीजेपी जीतती रही है। तो यहाँ से रामकृपाल यादव इस बार फिर चुनावी मैदान में है और यहाँ के भूमिहार मत ये तय करते हैं अंत तक जाते जाते कि जीत किसके झोली में जा रहा है, क्योंकि वो जिसके पाले में हो जाते हैं जीत उसकी हो जाती है। रामकृपाल यादव को यादवों का भी मत मिलता है, रामकृपाल यादव को हर वर्ग का वोट मिलता है, कैडर वोट भी उनके साथ जुड़ जाता है। और जब भूमिहार वर्ग का वोट उनके पास चला जाता है तो फिर मामला पलट जाता है, क्योंकि अच्छा खासा आबादी भूमिहारों का है इस क्षेत्र में। और हर्षराज की हत्या के बाद भूमिहार यूनाइट हो गए हैं, जो गुस्से में भी होंगे वो भी रामकृपाल यादव के पक्ष में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्रा को लेकर 2 बातें हुई
एक बात तो ये हुई कि जब पाटलिपुत्र में नामांकन के बाद मीसा भारती का ये चल रहा था, तब तेज प्रताप यादव एक यादव नेता को ही मंच से धक्का दे दिए। जी तो एक वो खफा अंदर अंदर यादव में था जिसको रामकृपाल यादव ने भुनाने का प्रयास किया। दूसरा, ये जो यादव और भूमिहार गठजोड़ चल रहा था जैसे वैशाली में, जी महाराजगंज में, तो वो गठजोड़ कहीं ना कहीं हर्षराज की हत्या के बाद कमजोर होता हुआ नजर आएगा। पाटलिपुत्र में उसका कोई असर नहीं रहेगा, चाहे आके कोई भूमिहार नेता प्रचार करे। तो एक मामला ये हो गया। अब आइए आरा। आरा जहां से आर.के. सिंह चुनावी मैदान में और यहाँ से सुदामा प्रसाद तीन तारा माले के टिकट पर वो चुनावी मैदान में। तो आर.के. सिंह की स्थिति आरा में मजबूत दिखती है। मैं गया भी था आरा में, लोगों से बात भी किया। आर.के. सिंह ने विकास के कार्य बहुत किए हैं। उन पर आरोप सिर्फ एक ही है कि उन्होंने आरा शहरी इलाकों में ज्यादा विकास का काम किया, सड़क का काम अच्छा किया, बिजली का काम किया, लेकिन वे कार्यकर्ताओं से कम मिलते हैं। नौकरशाह हैं, आप जानते ही हैं। तो इसलिए वो जनता में वैसे नहीं घुल पाते हैं जैसा आजकल के नेता को लोग समझना चाहते हैं। कनेक्ट नहीं बना पा रहे, कनेक्ट नहीं बन पाता है। काम करने के मामले वे सबसे आगे हैं, ये भी वहीं की जनता कहती है। तो आर.के. सिंह की स्थिति ले देकर वहां मजबूत है। वहां आर.के. सिंह मामले को लड़ाई में आगे दिखते हैं। सुदामा प्रसाद भी वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब कुशवाहा वोटों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट जो है वो सुदामा प्रसाद के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि काराकाट में पवन सिंह चुनावी मैदान में है। और यदि राजपूत मत काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को नहीं गया तो क्या होगा कि आरा में कुशवाहा मत नहीं मिलेंगे आर.के. सिंह को। ऐसा ही घटना महाराजगंज और सिवान में हुआ था। तो वो दोनों अगल बगल के सीट हैं, तो यहाँ पे भी वो घटना हो सकता है। इसके बाद आइए बक्सर। बक्सर जहाँ से मिथिलेश तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सुधाकर सिंह जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी दोनों दो मुख्य पार्टियों के हैं, लेकिन इन दोनों के काम बिगाड़ने के लिए दो प्रत्याशी मैदान में हैं। मिथिलेश तिवारी का काम आनंद मिश्रा बिगाड़ रहे हैं, तो सुधाकर सिंह का काम ददन पहलवान बिगाड़ रहे हैं। तो ये चार लोगों की लड़ाई है वहां, जिसमें दोनों का काम बिगाड़ने के लिए दो लोग मैदान में हैं। तो अब यहाँ लड़ाई जबरदस्त है। अंततः स्थिति ये होनी है बक्सर में कि लोग पार्टियों के प्रति झुकेंगे और ददन पहलवान और आनंद मिश्रा जितना वोट काटेंगे वही जीत हार का समीकरण बनाएगा। अब आ जाइए आप सासाराम में। सासाराम में शिवेश राम की स्थिति मजबूत है, बीजेपी के वो प्रत्याशी हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनकी पहचान भी उतनी नहीं है क्षेत्र में, नए राजनीति में वो आए भी हैं। तो इसलिए शिवेश राम की स्थिति सासाराम में मजबूत मानी जाती है। इसके बाद आ जाइए आप जो मुख्य रूप से बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनावी मैदान में है और यहाँ से सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर हैं। 1700 मतों से ही पिछले चुनाव में हारे थे। और ऐसे में जब अरुण कुमार और आशुतोष कुमार नाम के दो भूमिहार के बड़े नेता जहानाबाद से चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो वे सारे वोट यदि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के ही पाले के ये वोट है, तो यदि वोट ये इनके तरफ ट्रांसफर होता है तो फिर सुरेंद्र प्रसाद यादव की राहें आसान हो जाएगी। वैसे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में एक बात ये जाती है कि जितने अति पिछड़े वोट है वो सब चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में गोलबंद है। नीतीश कुमार के बीजेपी के कैडर वोट है, वो सब उन्हें जब मिलेगा। वहां भोला बाबू को भी लाया गया है, कई बड़े भूमिहार नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। और तब स्थिति जो है वो अंत में, पिछले साल भी जब चुनाव हुआ था पिछले बार, तो ऐसा ही हुआ था। अंत समय में भूमिहार पलट गए थे और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को बचा लिया था। लेकिन पिछली बार जहानाबाद में हार जीत का जो मार्जिन था वो बड़ा ही कम था, 1700 वोट था। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जहानाबाद की लड़ाई जो है वो टफ है और जहानाबाद में आरजेडी के लिए संभावनाएं हो सकती है। अब आइए नालंदा। नालंदा पर आप कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में हैं और संदीप सौरभ यहाँ से
चुनाव लड़ रहे हैं, भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। तो कौशलेंद्र कुमार 3 बार सांसद लगातार रह चुके हैं और चौथी बार लड़ाई में है। यहाँ की लड़ाई कौशलेंद्र कुमार नहीं लड़ते हैं, यहाँ की लड़ाई नीतीश कुमार लड़ते हैं, क्योंकि यह नीतीश कुमार का गृह जिला है, उन्हीं के नाम पर वोट मिलना भी है। यदि नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए तो कौशलेंद्र कुमार कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का एक बड़ा नाम है, नीतीश कुमार ने नालंदा में विकास कार्य भी किया है, बिहार का मुख्यमंत्री भी है, और ऐसा माना जाता है कि यदि नीतीश कुमार का साथ भी नालंदा छोड़ देगा तो फिर नालंदा जाएगा कहाँ, क्योंकि नीतीश कुमार उस जगह के बेटे हैं और उसी के विकास के लिए वो दिन रात प्रयास भी करते रहे हैं। तो नालंदा कुल मिलाकर नीतीश कुमार को छोड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि 28 वर्षों के इतिहास में लगातार नालंदा जो है नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार से आगे वो कभी सोचा ही नहीं। तो जब स्थिति ऐसी है तो नालंदा को मानकर चलिए कि वो जदयू की स्थिति आज भी वहां मौजूद है। अब आइए काराकाट। काराकाट में लड़ाई फंसी हुई है जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है और राजा राम सिंह भी चुनावी मैदान में है। दोनों कुशवाहा है। राजा राम सिंह भाकपा माले के उम्मीदवार हैं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के, और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जब से उतरे हैं तब से काराकाट पूरा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के एक बड़े नेता माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बात ये चल रही है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीतेंगे तो फिर कुशवाहा राजनीति का क्या होगा, जो एनडीए करना चाह रही है। 2 बड़े नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, जनता दल यू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी कुशवाहा, और तब कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा हार जाएं तो फिर स्थिति कुशवाहा राजनीति की भी। लेकिन उसका मुख्य कारण वहाँ जो देखा जा रहा है कि जनता का भी रोष उपेंद्र कुशवाहा के प्रति कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वो स्वाभाविक है, जनता का रोष तो है ही, लेकिन एनडीए के पूरे घटक दल अब उनके पक्ष में एकजुट हुआ है और वो प्रयास कर रहा है कि काराकाट किसी तरह से निकाला जाए। पवन सिंह के साथ युवाओं की एक टोली है, उनके फैन बेस है। पवन सिंह जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन लग जाएगी, 10,000 15,000 लोग तो ऐसे ही जुट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वहां जो माहौल, जो वो लोगों की भीड़ जुट रही है, उस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे राजपूत जो हैं वो पवन सिंह के साथ हो गए हैं। कुछ राजपूत लोगों का बयान भी आता है। लेकिन यदि आप प्रबुद्ध वर्ग में जाएंगे और उनसे बातें करेंगे तो वो अभी बेस जमीन पे टिके हुए तो हैं। भीड़ तो ऐसा भी हो सकता है कि पवन सिंह सेलिब्रिटी है, उनको देखने के लिए भी भीड़ हो निश्चित जाता है। रूप से ये होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी सेलिब्रिटी जब आता है तो उसको देखने के लिए भीड़ जुटती है, तो ये भीड़ वो हो सकती है। पवन सिंह के पास कोई कार्यकर्ताओं का वो स्ट्रक्चर नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, जो बूथों को मैनेज करे। पवन सिंह जहां खड़े होंगे उनको उनके साथ 50,000 लोग खड़े होंगे, लेकिन पवन सिंह जहां नहीं होंगे वहां देखने में 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे। ये राजनीति का ये है। अब तो चुनाव परिणाम बताएंगे, और पवन सिंह के खड़े होने से बिहार की राजनीति में जो एनडीए को है वो डेंट लग रहा है, उसके कुशवाहा वोट छिटक रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह जो राजपूत जाति से हैं और राजपूत लोग पवन सिंह के साथ खड़े हो गए हैं। तो यदि ऐसा हो गया है तो बिहार के अन्य सीटों पर जहां राजपूत खड़े हैं वहां कुशवाहा उनको वोट देने से हिचक रहा है। ऐसा महाराजगंज में भी हुआ है, ऐसा कई जगहों पे हुआ है जहां कुशवाहा वोट सिर्फ इसलिए कट गए कि कुशवाहा को राजपूतों ने वोट नहीं दिया। तो ऐसा मामला जो आ रहा है, तो यही काराकाट की लड़ाई को रोमांचक बना रहा है। अब देखना है कि अंतिम समय में कौन सी जातियां कहां जाती हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के छतरी के नीचे सब लोग आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को जिताते हैं। क्योंकि काराकाट में एक डर ऐसा भी है कि यदि ऐसा लगने लगेगा कुशवाहा समुदाय को कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, तो होगा ये कि जितना कुशवाहा वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ होंगे वो भी राजा राम सिंह के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि राजा राम सिंह भी कुशवाहा ही है। और जातीय कार्ड उधर से खेला भी जा रहा है कि कुशवाहा को हराने के लिए एक राजपूत चुनावी मैदान में उतरा है, तो इसलिए आप इधर आ जाइए।
तो ये सब गेम चल रहा है, इस गेम को समझना पड़ेगा। और यदि गेम को नहीं समझा गया तो फिर जो काराकाट की लड़ाई है वो एनडीए के लिए आसान नहीं रहेगा। और जब एनडीए नहीं जीतेगी तो कई सीटों पर वो समीकरण गड़बड़ाएगा भी, क्योंकि आजकल सूचना तंत्र का माध्यम बहुत तेजी से लोगों के बीच खबरें फैलती है, तो तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जाएगी और इन अफवाहों का किसको लाभ ले पाएगा ये देखना है। तो यही मामला है, अंतिम चरण के 8 सीटों पर सभी सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है। तो ये अंतिम चरण के 8 सीटों जो बीजेपी के और एनडीए के पास था, एक बार इसको फिर से इनको अगर 40 सीटों का सपना देख रहे हैं तो दोहराना पड़ेगा, अन्यथा इनको जो सपना है 40 सीटों का उसमें कहीं ना कहीं इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, घमासान तो 8 सीटों पे है, लेकिन परिणाम क्या होता है ये 4 जून को ही पता चलेगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।